हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सूफी साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इस क्लास के अंदर जो सूफियों के महत्वपूर्ण जो कवि है उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। कुछ साथी है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा जरूरी नहीं है आप मेरे चैनल को देखें। आप किसी का भी चैनल पर विजिट करते हो तो उसकी सारी वीडियो अच्छे से देखें, उसके बाद में उसको सब्सक्राइब करें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको अनसब्सक्राइब करना पड़े, सोच समझ कर करें। और अगर सब्सक्राइब करने से किसी का नंबर आता है तो आप स्टडी के जो सारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से नंबर नहीं आएगा, आपको जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर नंबर आएगा। तो आप जो ये खेल खेल रहे हो, किसी को सब्सक्राइब करते हो फिर वापिस, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो। मेरा जो काम है वो मैं नियमित कर रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का और मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी मर्जी है। मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म करिए। तो आप जब भी सब्सक्राइब करें तो सोच समझ कर करिए, ऐसा ना हो कि बाद को आपको अनसब्सक्राइब करना पड़े। हाँ, एक दो लड़के हैं वो कर रहे हैं ऐसा, तो आप अच्छे से किसी को भी सब्सक्राइब करें, किसी को भी किताब भी पढ़े तो आप उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है। एक दो चीज देखने से आप किताब के बारे में ये निर्णय नहीं लगा सकते कि ये किताब गलत है। एक दो वीडियो देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चीजें समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। शुरुआत में कोई भी चीज समझ में नहीं आती। शुरुआत में बच्चा जब पढ़ता है तो एलकेजी यूकेजी में आता है तो उसको क्या लिखना नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बोल दे कि नहीं ये तो पढ़ाने का जो तरीका वो गलत है, वो जो लिखा हुआ है ये क्या वो गलत है, मेरे तो लिखना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। टाइम लगता है चीजों में समझने में। मेरे में भी यही थी। 2013 की बात करें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। हिंदी के अंदर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आज मैंने हिंदी से नेट क्वालिफाई कर लिए, तो वही हिंदी है पर मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, आज समझ में आ रही है। तो आप नियमितता बनाए रखें। चलो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो जो सूफी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, मुख्य जो बिंदु है वो देख लेते हैं हम। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी जो पहले जो सूफी साहित्य था या सूफी मत था वो विदेशों में था, भारत में जो आया वो 12वीं शताब्दी में आया। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है कि सूफी साहित्य की शुरुआत भारत में कब से हुई थी, तो 12वीं शताब्दी से हुई थी। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम है, जिस प्रकार संत साहित्य का मेरुदंड ज्ञान है, उसी प्रकार जो सूफी है जो मौलवी है उनका जो मेरुदंड है वो क्या है, प्रेम है। सूफी मत में राबिया नामक एक कवित्री हुई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी जो सूफी साहित्य उसके अंदर एक राबिया नाम की कवित्री हुई है। समाक्सोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो समासोक्ति है वो सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है, ज्यादातर कवियों ने इसका प्रयोग किया है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस पद्मावत काव्य को समासोक्ति उपनाम दे डाला, यानी समासोक्ति है उसका ज्यादा प्रयोग होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको समासोक्ति उपनाम दे डाला। आगे है सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि सूफियों में जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जायसी है। जायसी से संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जायसी क्या है, इसके प्रतिनिधि कवि है। आगे देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनका जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। तो जन्म और मृत्यु डेट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जन्म 1492 और मृत्यु 1542 से, दोनों डेट को आपको अच्छे से याद रखना। जन्म का जो स्थान है जायस, और उस जायस जन्म स्थान होने के कारण ही जो जगह का नाम जायस है उसी के कारण ये जायसी कहलाई।
जायसी कहलाए। गुरु का नाम है शेख मोहिद्दी, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। जिस प्रकार हम बोलते हैं बिहारी, तो बिहारी क्यों बोलते हैं लोगों को, क्योंकि वो बिहार प्रदेश से, तो उसी प्रकार ये जायस प्रदेश से थे, इसलिए इसको जायसी बोला जाता था। गुरु इसके शेख मोहिद्दी, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी, पद्मावत जो महाकाव्य है और एक महत्वपूर्ण रचना है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा, ये सारी रचनाएं वो जायसी की। और इसमें जो पद्मावत है वो एक महत्वपूर्ण रचना है जो एक महाकाव्य है। विशेष बिंदु पद्मावत के संबंध में, यानी जो पद्मावत है वो एक महाकाव्य और पद्मावत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। रचना काल की बात करें तो 1540 ईस्वी है, जिसको हिजरी सन की बात करें, जो हमारे मुसलमानों में चलती है वो हिजरी सन, तो उस हिजरी सन की बात करें तो 947 ईस्वी होता है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी प्रथम बड़ा महाकाव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को माना है। इसका जो विभाजन है 57 खंडों में किया गया, खंड का मतलब पार्ट ही होता है, तो इसके अंदर 57 पार्ट है, उसका नाम खंड दे रखा है। कहीं पे खंड होता है, कहीं पे सर्ग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो नाम है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किसमें क्या दिया गया है। तो इसको 57 खंडों में विभाजित किया गया है। यह सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। प्रौढ़तम का मतलब पुराना, तो ये सूफी काव्य परंपरा का सबसे पुराना काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन व सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का वर्णन है। यानी चित्तौड़ का राजा था रतन सेन और पद्मावती है वो एक सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इन दोनों के बीच में प्रेम कैसा हुआ कि जो पद्मावती है उसके पास में एक तोता था, और वो तोता है वो जो उड़कर आता है और रतन सेन को इसके जो रूप रंग है उसके बारे में वर्णन करता है, और वो रतन सेन है वो मोहित हो जाता है और ये दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। अब देखिए पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध का मतलब पहले वाला भाग और उत्तरार्ध का मतलब जो पीछे वाला भाग है। रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा, यानी पूर्वार्ध जो भाग है, पहले का जो भाग है उसके अंदर क्या है, रतन सेन और पद्मावती के विवाह से संबंधित वो वर्णन इसके अंदर दिया गया। और उत्तरार्ध भाग में विवाह उत्तर जीवन की कथा, विवाह उत्तर का मतलब विवाह के उत्तर यानी बाद में जो जीवन की कथा वो वर्णन है उत्तरार्ध में। तो इसमें तो ज्यादा कोई रटने वाली चीज है नहीं। पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत व उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते, ये लाइन मोस्ट है। यानी पूर्वार्ध जो पहले का भाग है वो कल्पना प्रसूत है और उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है। क्यों है, देखो पूर्वार्ध भाग में क्या होता है कि ऐसा उसमें वर्णन है पद्मावत में कि जो पद्मावती है बहुत ही सुंदर थी, तो उसका वर्णन कौन करता है, उसका जो तोता है वो तोता उड़कर आता है और किसको सुनाता है, रतन सेन को सुनाता है, और रतन सेन उस पर मोहित हो जाते और वो वहां जाकर उस पद्मावती से विवाह करते। ये जो वर्णन है, यहां तक का जो वर्णन है पूर्वार्ध भाग में जो रतन सेन के विवाह से संबंधित, ये वर्णन है वो काल्पनिक है, कल्पना से गढ़ा गया है कि भाई ऐसा वर्णन है कि तोते ने आकर बताया था, वो रूप पे मोहित हो गया था, ये सारी बातें। बाकी पूर्वार्ध के बाद में जो उत्तरार्ध भाग है वो उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है। इतिहास का मतलब इतिहास में उसका वर्णन है कि उसके बीच में जो लड़ाइयां हुई थी, तो वो लड़ाइयां हुई थी, ये सारा वर्णन है वो क्या है, ऐतिहासिक है। तो पूर्वार्ध भाग है वो काल्पनिक। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये तोते वाली कहानी का कोई महत्व नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दी। आपको ये याद रखना है कि जो पूर्व का भाग है वो क्या है, कल्पना से संबंधित है, और उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है। इसमें कंफ्यूजन करते हैं आपको, पूर्वार्ध भाग है यहाँ पर ऐतिहासिक दे देते, उत्तरार्ध भाग वो काल्पनिक। अच्छे से आप जब समझ के नहीं जाते हो तो आप में कंफ्यूजन आता है। तो पहले वाला भाग है वो क्या है, काल्पनिक है, और जो पीछे वाला भाग है इसका वो ऐतिहासिक है। डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना गया।
यानी जो डॉक्टर हरदेव बारी है, बहुत ही शानदार इसका इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर हरदेव बारी का। डॉक्टर हरदेव बारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का जो इतिहास है, प्राकृत साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत है वो प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना गया है। यानी प्राकृत में रचित जो रतन शेखर कथा है वो ही यहां से ये ली गई है, ये मानना है हरदेव बारी का। पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत का दूसरा नाम क्या है? रूपक काव्य। आगे देखो, पद्मावत के पात्रों के नाम वह प्रतीक, ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इनसे संबंधित। यानी पद्मावत में जो पात्र है उनके प्रतीक दे रखे, उनके उपनाम दे रखे। यानी चित्तौड़ है, चित्तौड़ क्या है? गढ़ था चित्तौड़ का, तो उसको तन या शरीर माना गया है, उसका प्रतीक क्या माना गया? चित्तौड़ को तन या शरीर माना गया है। सिंहल द्वीप है जहां की राजकुमारी थी पद्मावती, उसको हृदय माना गया है। तो यानी पूरे एक जो आदमी का जो शरीर होता है ना उसके प्रतीक दिए गए। यानी चित्तौड़ को क्या मान लिया गया? शरीर मान लिया गया, पूरा का पूरा शरीर चित्तौड़ है। और सिंहल द्वीप उसके अंदर हृदय का काम कर रहा है। राजा रतन सेन वो एक मन का काम कर रहा है, रानी पद्मावती वो एक बुद्धि है। तो ये प्रतीक है वो आपको याद रखने। रानी पद्मावती का क्या प्रतीक माना गया? तो बुद्धि। आगे देखो, आगे रानी नागमती, उसको सांसारिक बुद्धि माना गया। वो बुद्धि अलग है, ये सांसारिक बुद्धि है, वो अलौकिक बुद्धि माना गया पद्मावती को। हीरामन तोता है, उसको गुरु माना गया। जो मैंने आपको तोते की जो कहानी बताई उसको गुरु माना गया, यानी उसने ज्ञान दिया था, उसी के कारण जो रतन सेन है वो प्रभावित हुआ। राघव चेतन को शैतान माना गया। अलाउद्दीन है जिसके अंदर जो लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन के और रतन सेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी को माया माना गया। तो ये जो सारे प्रतीक है, ये प्रतीक आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। मोस्ट लाइन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। अखरावट, वर्ण, अखरावट में क्या वर्णन है? जो रचना अखरावट वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत का वर्णन चौपाई छंद में, यानी अखरावट के अंदर छंद तो चौपाई काम में लिया गया और उसके वर्णन क्या है? वर्णमाला का जो प्रत्येक अक्षर होता है, जैसे क, फिर ख, फिर ग, इस प्रकार। तो इनको एक एक अक्षरों के हिसाब से सूफी मत का वर्णन किया गया उसके अंदर अखरावट में। तो अक्षर, आपने नाम सुना, अक्षर बोलते हैं इसको, अक्षरों को क्या बोलते? आखर, तद्भव शब्द, अक्षर और आखर, तो आखर तद्भव है, तो अखरावट इसी पर नाम पड़ा है इसका। आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम का आखिरी का मतलब अंत होता है वैसे, तो इसमें कयामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन है, यानी जो अंतिम समय का वर्णन इसके अंदर किया है जायसी ने। यह बाबर के शासन काल में रचित रचना है। जो आखिरी कलाम है वो कब रचित है? बाबर के शासन काल में रचित रचना है। जिस प्रकार कबीर थे वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नानक किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो हमारे जायसी भी बाबर के समकालीन ही थे, क्योंकि बाबर के समय में रचित है तो बाबर के समकालीन थे, तो जायसी भी बाबर के समकालीन ही थे। अब आगे देर का सूफी काव्य धारा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, तो ये जो सारी रचनाएं उसको हम एक क्लास के अंदर देख लेंगे। या इसके अंदर हमने सूफी काव्य धारा में जो जायसी था जो महत्वपूर्ण है, और जायसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते एग्जाम की दृष्टि है वो सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।